एक शहर के छोटे से गांव में केशव नाम का एक व्यक्ति अपने एक बेटे, एक बेटी और अपनी पत्नी के साथ रहता था। सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके बेटे का नाम माधव था, जो केशव के साथ सब्जी बेचा करता था। एक दिन माधव अपने पिता से कहने लगा, बापूजी, मेरी शादी की उम्र हो गई है, क्या मेरी शादी करा देंगे? बेटा, शादी तो मैं तेरी करा देता, लेकिन शादी के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम ऐसा करो, अपना जो घोड़ा है उसे बाजार जाकर बेच आओ। मैं भी तो देखूं मेरा बेटा शादी करने लायक हुआ या नहीं। माधव खुशी खुशी घर आया। और अपने घोड़े को बेचने के लिए बाजार की तरफ निकल पड़ा। वह सीधे रास्ते से होकर जा रहा था। उसे रास्ते में एक ऐसा गांव पड़ा जहां आसपास के सभी ठग लोग रहते थे। जब उन्होंने माधव को घोड़ा ले जाते देखा तो उसी गांव के एक व्यक्ति ने माधव को रोक लिया और कहने लगा, अरे, तुम यह गधा बेचने जा रहे हो? कहाँ है गधा? भाई, तुम्हारी आंखें अंधी हैं क्या? यह गधा नहीं, घोड़ा है। अरे, कौन कहता है यह घोड़ा है? अरे, यह तो गधा है। गधा बेचना हो तो बोलो। माधव उसकी बात को अनसुनी करता हुआ आगे बढ़ जाता है। फिर आगे जाकर उसी गांव का एक आदमी उसे मिलता है। वह भी उसे घोड़ा ले जाता हुआ देखकर कहता है, ओ हो, अरे भाई, गधा बेचने जा रहे हो? माधव सोचता है, यह व्यक्ति भी आंखों से अंधा है जो घोड़े को गधा देख रहा है। लेकिन माधव ने इस आदमी की बात को भी अनसुना कर दिया और वहां से चल दिया। थोड़ा ही चला था कि माधव को फिर से उसी गांव के और आदमी मिले और बोले, अरे भाई गुरु, गधा बेचने जा रहे हो क्या? अब माधव उलझन में पड़ गया। उनकी बातों का माधव पर असर होने लगा और वो सोच में पड़ गया। अरे, मैं तो घर से घोड़ा लेकर आया हूँ, मगर ये सभी लोग इसे गधा क्यों समझ रहे हैं? माधव बोला, हाँ, बाजार बेचने के लिए जा रहा हूँ। कितने रुपए में बेचना है? कीमत बताओ, हम ही ले लेते हैं इस गधे को। वैसे भी बहुत कमजोर लग रहा है। मैं यह घोड़ा जिसे तुम गधा समझ रहे हो पूरी 20 स्वर्ण मुद्राओं में दूंगा। अरे अरे गुरु, अगर तुमसे कोई इस गधे को 20 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद ले तो मैं तुम्हें 2 गुनी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। माधव इतना सुनकर वहां से चल पड़ा और फिर एक जगह खड़ा होकर बोला, आप सभी को यह गधा चाहिए ना, तो मेरे पास आओ, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। बताओ, तुम में से कौन कितनी स्वर्ण मुद्राएं दे सकता है? यह तो इतना कमजोर है, मैं फिर भी तुम्हें 1 स्वर्ण मुद्रा दे सकता हूँ। इससे ज्यादा कोई भी नहीं देगा। मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। ये लो 4 स्वर्ण मुद्राएं। माधव ने वह घोड़ा 4 स्वर्ण मुद्राओं में उन ठगों को दे दिया और अपने घर की ओर वापस लौट आया। माधव के घर लौट आने के बाद केशव ने पूछा, बेटा, तुम घोड़ा बेच आए? कितने में बिका घोड़ा? बापूजी, जिसे आप घोड़ा कहते थे वह घोड़ा नहीं बल्कि एक गधा था। मैं उसे 4 स्वर्ण मुद्राओं में बेच कर आया हूँ। माधव ने केशव को सारी घटना सुनाई जो उसके साथ घोड़ा बेचने जाते समय घटी थी। वाह बेटा, वाह! क्या तुम्हारी अक्ल कहीं घास चरने गई थी क्या? वे लोग मिलकर इसी तरह लूटते हैं राह चलते राहगीरों को, और तुम्हें भी लूट लिया। तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम भी घोड़े को गधा समझकर दे आए। अब तुम्हारी शादी क्या कहकर कराऊंगा? अब तुम देखो, मैं इन लोगों को कैसा सबक सिखाता हूँ। रात ढल जाती है। और अगले दिन सुबह केशव माधव द्वारा लाए गए 4 सिक्के और एक सिक्का जो उसके पास था। इस तरह वह 5 सिक्के और वह गधा लेकर उस गांव की ओर निकल पड़ा जहां वो ठग रहते थे। केशव उस गांव के सबसे बड़े ठग के पास गया जो सबसे ज्यादा अमीर था, और वो ठग उन सभी लोगों का सरदार था। केशव गधा को अपने साथ लेकर उसके घर चला गया।
वहां जाकर कहने लगा, सरदार, मैं राहगीर हूँ और यह मेरा गधा है जो बहुत भूखा है। क्या इसे खिलाने के लिए कुछ ताजा घास मिल सकती है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अगर गधा भूखा है तो मैं इसके लिए घास दे देता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अभी घास लेकर आता हूँ। वह ठग गधे के लिए जैसे ही घास लेने गया, उसी क्षण केशव ने गधे के मुंह में वह स्वर्ण मुद्राएं दबा दी। उधर ठग घास लेकर आ गया। घास को देखकर गधे का मुंह खुल गया। जैसे ही मुंह खुला, वह सिक्के नीचे गिर गए। केशव गधे से बोला, आज सिक्के देने में इतनी देर कैसे कर दी? हर रोज जल्दी आकर दे देता था। आज बाजार से कुछ सामान खरीदना था, वह भी नहीं खरीद पाया। केशव ने उसी समय वो सिक्के उठा लिए। यह सब देखकर ठग हैरान हो गया और बोला, अरे भाई, इस गधे के मुंह से सोने के सिक्के कैसे निकले हैं? सरदार जी, यह मेरा एक जादुई गधा है। यह हर रोज मुझे सोने के सिक्के देता है, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ ताकि यह कहीं जाए ना। सरदार जी, अब मैं चलता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद जो मेरे गधे के लिए घास लेकर आए। इसी वजह से मेरे गधे ने मुझे आज के सिक्के भी दे दिए। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा और रुक जाइए, मैं भी तो देखूं थोड़ा इस गधे को। लेकिन मुझे आपका गधा बहुत पसंद आया। क्या आप ये गधा मुझे बेचेंगे? आप कैसी बात कर रहे हैं? ये मेरी रोज रोटी का दरिया है। ये जो सोने के सिक्के देता है, उसी से मेरी हर रोज की रोजी रोटी चलती है। मैं इस गधे को कैसे बेच सकता हूँ? ठगों के सरदार ने केशव को बहुत लुभाया। मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह मांगे सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन यह गधा मुझे दे दो। सरदार जी, तुम्हारी बातों ने मुझे मजबूर कर दिया है और तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं तुम्हें यह गधा पूरी 100 स्वर्ण मुद्राओं में दूंगा। सरदार ने मुद्राओं का इंतजाम किया और केशव को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। और केशव ने कहा, सरदार जी, आपको हर रात इस गधे को अपने गांव में खुला छोड़ना होगा और ध्यान रहे कोई इसका पीछा नहीं करे, नहीं तो यह गधा तुम्हें सोने के सिक्के नहीं देगा। केशव सिक्के लेकर गधा सरदार को दे आता है। वह सरदार के घर से लौटता है। रास्ते में उसे उसी गांव के पड़ोस वाले गांव का एक व्यक्ति मिला जो केशव को जानता था और वह व्यक्ति सरदार को भी जानता था। यह सब देखकर केशव समझ गया था कि अब मैं फंस सकता हूँ। उधर ठग रात होने का इंतजार करने लगा और रात होते ही ठग ने गधा को गांव में छोड़ दिया। गधा गांव की ओर चल पड़ा। उसने पीछा नहीं किया क्योंकि केशव ने मना किया था और देखते ही देखते गधा उस गांव से भाग निकला। केशव को पता था कि जब गधा वहां से भाग निकलेगा तो ठग मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक जरूर आएगा। केशव पास के अपने एक मित्र से खरगोश के 2 बच्चे ले आता है। केशव ने अपनी पत्नी से कहा, राधा, तुम मेरी बात सुनो। आज अपने घर कुछ मेहमान आएंगे मुझसे मिलने। तुम उनके खाने के लिए कुछ फल फ्रूट का इंतजाम करके रखना और जब मैं उनके सामने तुमसे पूछूं कि तुम्हें कैसे पता चला तो तुम बोल देना, मुझे इस खरगोश ने बताया है। तुमने इससे जो कहा था वह। केशव ने राधा को अच्छी तरह समझा दिया और माधव से कहा, तुम उन्हें दिखाई मत देना। केशव ने एक खरगोश को घर पर छोड़ दिया और एक को अपने साथ ले गया जहाँ पर अपना सब्जी का ठेला लगाता था। जब शाम होने को आई तो वही सरदार ठग और बाकी के ठग केशव के पास जा पहुंचे। जब केशव के पास उस खरगोश को देखा तो वह गधा को भूल गया और अपने साथियों से कहा, तुम गधे के बारे में केशव से कुछ नहीं बोलोगे। जो भी बात करनी है मैं कर लूंगा। और राहगीर भाई, क्या हालचाल है आपके खरगोश के? सरदार जी, सब ठीक ठाक चल रहा है इस खरगोश की वजह से। चलिए घर चलते हैं, थोड़ा बहुत फल फ्रूट खाकर चले जाना। अरे नहीं नहीं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि घर चल सकें। फिर घर चलकर तुम फल फ्रूट भी इकट्ठा करोगे। आप फल फ्रूट की चिंता क्यों करते हो? यह है ना मेरा खरगोश, यह घर जाकर फल फ्रूट की व्यवस्था कर देगा अपने घर पहुंचने से पहले। अच्छा, कैसे?
जाओ तुम घर जाते जाते फल फ्रूट की व्यवस्था लगाते हुए ले जाना और राधा से बोलना कुछ मेहमान आने वाले हैं। खरगोश वहाँ से निकल पड़ा। उसे क्या पता, वह तो जंगल की तरफ भाग निकला। केशव ठगों को लेकर घर पहुंचा तो वहाँ फल फ्रूट रखे हुए थे। केशव ने राधा से पूछा, तुमको कैसे पता चला कि हमारे घर मेहमान आने वाले हैं और ये फल फ्रूट कहाँ से आए? मुझे तो ये सब इस खरगोश ने आकर बताया है और उधर से ये फल फ्रूट अपने साथ लेकर आया है। सरदार फिर से हैरान हो गया और सोचने लगा। ये खरगोश कितना समझदार है जो यह सब करता है और बोलता भी है। सरदार ने गधे की बात नहीं की कि वह कहाँ गया, बल्कि वह खरगोश लेने की बात करने लगा। केशव ने वह खरगोश की 50 सोने की स्वर्ण मुद्राएं मांगी और ठग ने केशव को स्वर्ण मुद्राएं दे दी। ठग बहुत खुश हुआ खरगोश को लेकर और वह वहाँ से निकल आया। रास्ते में ठग ने खरगोश से कहा, तुम मेरे घर जाओ और जाते जाते फल फ्रूट भी लेते हुए जाना और मेरी पत्नी को बताना कि मैं आने वाला हूँ। ठग ने खरगोश से कहा और उसे छोड़ दिया। खरगोश को क्या पता, यह सब वह भी जंगल की ओर भाग गया। जब ठग अपने घर गया तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा उसने बोला था। वह अपनी पत्नी से बोला, वह खरगोश कहाँ है जो फल फ्रूट लेकर आया है और उसने तुम्हें नहीं बताया क्या कि मैं आने वाला हूँ? नहीं, यहाँ तो कोई भी खरगोश नहीं आया। आप किस खरगोश की बात कर रहे हो? इतने वचन पत्नी के सुनकर अब ठग और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और गांव के लोगों के साथ केशव के पास घर की ओर निकल पड़ा। और थोड़ी ही देर बाद केशव को एक बोरी में बंद करके अपने साथ ले आया। वह केशव को लेकर एक नदी की ओर जाने लगे क्योंकि उसने धोखा दिया था ठग को नदी में फेंकना है। चलते चलते वह लोग बहुत थक गए थे और धूप भी तेज थी, तो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। आराम करते करते कब नींद लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। केशव को धूप में छोड़ दिया और सभी सो गए। थोड़े समय बाद वहाँ से एक और ठग गुजरा। किसी को ठग कर उसकी सारी बकरियां लेकर आ रहा था। केशव ने बकरियों की आवाज सुनी तो बचाओ, मुझे बचाओ कहकर चिल्लाने लगा। जब वह ठग उसके पास गया तो उसने पूछा, अरे भाई, कौन हो? इस बोरी में तुम्हें क्यों डाला है? भाई, मैं एक ठग हूँ और यहाँ के राजा का कहना है कि उसकी बेटी की शादी किसी ठग के साथ होनी चाहिए। इसीलिए ये लोग मुझे इस बोरी में बंद करके मेरी शादी करने के लिए राजा के पास ले जा रहे हैं। मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं कभी घर पर नहीं रुकता और मुझे राजकुमारी से शादी नहीं करनी। भाई, मैं भी एक ठग हूँ और यह सब बकरियां ठग कर लाया हूँ, लेकिन मुझे शादी करनी है। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई। क्या तुम मेरी राजा की बेटी के साथ शादी करवा सकते हो? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम ऐसा करो, मुझे इस बोरी से बाहर निकालो और खुद इस बोरी के अंदर आ जाओ, फिर तुम्हारी शादी राजा की बेटी से हो जाएगी। इस तरह केशव बोरी से बाहर आ गया और वह बोरी के अंदर बैठ गया। केशव सभी बकरियों को लेकर वहां से निकल पड़ा। जब ठग उठे तो वह बोरे को लेकर नदी के पास पहुंच गए। बोरी को नदी में फेंक दिया। जब वापस लौटे तो उनकी नजर केशव पर पड़ गई। केशव उनके पास आया और कहने लगा, सरदार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी ही वजह से यह बहुत सारी बकरियां मिल पाई हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? और तुम जिंदा कैसे हो अभी तक? हम तो तुम्हें नदी में फेंक आए थे। सरदार जी, इस नदी में एक जिन्न है और आज उसके माता पिता की शादी है। इसी खुशी में सबको कुछ ना कुछ तोहफे में दे रहा है। मेरे हिस्से में यह बकरियां आई, मुझे बकरियां देकर नदी से बाहर निकाल दिया। ठग तो ठग ही थे। केशव की बातें सुनकर लालच में आ गए और नदी के पास गए।
पहले एक ठग ने नदी में छलांग लगाई। नदी में पानी बहुत गहरा था, जिस वजह से वह डूब गया। दूसरे ठग आपस में बातचीत करने लगे। लगता है जिन्न सच में तोहफे दे रहा है, इसलिए वीरू अभी तक ऊपर नहीं आया। आओ सभी लोग अपना अपना नसीब का हिस्सा ले आओ, कहीं ऐसा न हो जाए कि वीरू अकेला ही अपने सभी हिस्सों को हड़प ले और हमें कुछ न छोड़े। यह बातें बोलकर सभी ने एक साथ नदी में छलांग लगा दी और सभी के सभी नदी में डूब गए। केशव के पास अब बहुत सारा धन हो गया था और फिर उसने कुछ धन खर्च करके अपने बेटे की शादी कर दी और इस तरह उसने उन ठगों को उनके किए की सजा दे दी।